यदा यदा हि धर्मस्य छात्रों का स्वागत करें। स्वीकार हो हमारा
विद्यालय के वार्षिक समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ अपने उपलब्धियों का जश्न मनाने, अपने भविष्य के लिए हार न मानो, आगे बढ़ते रहो। आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने कार्य से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन महान व्यक्तित्व का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर वशिष्ठ अनूप जी। डॉक्टर वशिष्ठ अनूप जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और कवि हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई अच्छी लगी, गांव की बोली हवा की ताजगी अच्छी लगी, मोटी रोटी साग बथुए और चटनी की महक, ऊपर से वो अम्मा की खुशी अच्छी लगी। आइए हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदी विभाग के विभागा अध्यक्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर डॉक्टर वशिष्ठ अनूप जी का स्वागत करें और उन प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रोफेसर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। Thank you, sir. Now, let's move to our next performance. Good afternoon, ladies. It was here that a little boy with a heart full of mischief and love for butter stole everyone's heart. He is none other than our beloved Makhan Chor Kanha, Lord Krishna. So now, our little stars are here to sing. Welcome our nursery and LKG kids for a dance show with a huge round of applause. कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। कावासी कान्हा नंद किशोर गोकुल धाम में रजगार चोर माखन चोर यही है चलिया माखन चोर 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 माखन चोर यही है चलिया माखन लल्ला ला ला हमें लाज बताते कैसे हम बतलाएं चुपके से जमुना टकराकर कपड़े आज चुराए मीठी चोर चोर माखन चोर ये भी है चलिया माखन चोर हयारी नहीं है माखन Wow, it was really a heart-touching performance to present a fascinating story about Lord Krishna and his magical flute. Just like the little ones will transport you to Yashoda, let's immense audience for their dance performance. जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
वहाँ लगा दिया गया है, तो जिसको भी पानी पीना हो तो वहाँ जाके पानी पी सकते हैं। धन्यवाद। यशोदा ये तेरा कन्हैया, कज घट पे मेरिया, कज घट पे मेरी अकरे है भैया, तंग मुझे अकरे है भैया, तंग मुझे राम जी की कृपा से मैं बची, राम कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से तंग मुझसे मैं बची से। Wow, that was truly wonderful performance. मानवा भारती हेरिटेज के हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करना हमारे लिए सम्मान की बात है। 2021-22 सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य पुरस्कार और 2024-25 सत्र के लिए तिरुपति के सीबीएसई सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद पुरस्कार सहित आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियों ने वास्तव में हम सभी को प्रेरित किया है। सर, आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन हमारी प्रगति में सहायक रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान विकास पांडे जी का। आचार्य महोदय श्रीमान विकास पांडे जी का।
मैंने तीनों लड़ाइयों में पार्ट। Every great institution starts with a dream. प्यारे बच्चों, मैंने अपनी जिंदगी आर्मी से शुरू करी। मैंने तीनों लड़ाइयों में पार्ट लिया। शुरुआत 62 के ऑपरेशन से हुई। तब मैं बॉम्बडीला में था। वहाँ से जगह जगह पोस्टिंग होती गई और फाइनली मेरे पिताजी का एक पत्र मुझे मिला और उसमें उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मैं फौज की नौकरी छोड़कर और मानव भारती विद्यालय को संभालूं। वो मेरे पिताजी का पहला और अंतिम आग्रह था। मैंने उसको पालन किया, अपनी सर्विस को रिजाइन किया और उसके बाद मैं आया यहाँ दिल्ली में और मानव भारती की बागडोर संभाली। इस फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आए हुए सभी अभिभावकों और अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मानव भारती हेरिटेज केवल एक विद्यालय नहीं है, बल्कि यह एक विजन है कि कैसे समाज में शिक्षा की लौ जलाई जाए और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जाए। हमारे संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे जी ने 1941 में इस सपने को जिया था और मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मसूरी की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ था। तब से निरंतर हर वर्ष विद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारे वर्तमान चेयरमैन कैप्टन वीके पांडे जी के द्वारा सन 2007 में मानव भारती हेरिटेज यहाँ प्रारंभ किया गया। 2007 से जब यह विद्यालय यहाँ स्थापित हुआ तो नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ से निकले बच्चे अब समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और आने वाले समय में भी मैं ये कामना करता हूँ कि बच्चे अपने ऊंचाइयों को छुएं, खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, ताकि हम सभी लोगों का मानव भारती हेरिटेज को स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। Hello everyone, myself Govind Prasad, Vice Principal, Manav Bharati Heritage. I welcome you on the behalf of this family, from my bottom of heart, on the Founders Day celebration. When we talk about the school, seems the story of yesterday only. And what we find over there, why we are different from it? It's that we care about the children. And because of that you can see how the children are doing. We are here for the discipline under the guidance of our founder chairman as well as chairman Vishwakant Pandey. Here students are growing in every field. You can see in the IIT, JEE, Armed Forces, Post Office, bank, everywhere they are excellent. Here we are not just teaching them, we are making the future. जय हिंद। मैं कैप्टन मिथिलेश वार्षिक उत्सव पर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सेना में 32 साल सेवा देने के बाद 2010 में यहाँ आया था। यहाँ पर एज ए कोऑर्डिनेटर ड्यूटी किया और खेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की और बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें बाई मार्शल आर्ट। और वही काम मैं सेना में भी तरह तरह की इंस्टीट्यूटों में काम किया है, जिसमें NDA, IMA, OTA, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और कमांडो NSG में जवानों को तैयार किया है।
As it has rightly been said, the journey of 1,000 miles begins with a single step, and the initial steps of our little ones to school Manav Bharti Heritage, an institution that has stood for over 2 decades as testimony of quality education. The peaceful atmosphere, scenic beauty and aesthetic structures of the campus induce the best from every student who chooses to be in this abode of wisdom and learning. The classrooms are spread spacious, well lit and equipped with modern technology to aid students in their learning process. The science and computer labs at this school are state-of-the-art facilities that provide students with the tools and resources that they need to excel in their studies. Libraries are a vital part of education and they open a different world beyond academics. Our library is stocked with an extensive collection of books, journals and other reading materials to support the students' academic pursuits. In terms of transportation, the school provides bus convenience to ensure that students can easily commute to and from school. For sports enthusiasts, there are several options to choose from various games and sports. Hello everyone, I am Ved Pratap Singh, an alumni of 2013 batch, and I am working as a business development manager in Mumbai. So I would like to thank my principal sir for giving me an opportunity to interact with the entire Manav Bharti family. So my journey started back in 2000, where I joined my school in standard 5th as a small kid. So officially I got admission in class 5th, and we are also the first batch who appeared for the board exam, since our batch was the senior most batch. So मैंने देखा है कैसे like how our school have been evolving right from the scratch, जहाँ पे मैंने बेंचेस को बनते हुए देखा है, क्लासरूम्स को इवॉल्व होते हुए देखा है, अपने 4 हाउसेस का फॉर्मेशन देखा है. So it's a very pleasant thing to talk about, जहाँ पे कि I had such great memories, like we have been to multiple trips, जहाँ पे we have got a chance to interact with international students as well, from the students who are in the metro cities. So people like me, student like me from a small city or a small village, our school has given us that opportunity जहाँ पे कि इतना सारा personality development and personality evolving skills जहाँ पे हमें सीखने को मिला. I do remember हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था जहाँ पे we started wearing short pants, and thereafter we switched to a yellow dress. Currently you guys are wearing it. The kind of culture we developed over here, कैसे farewell हमने first time organize किया था, we had a great fun. Even this special occasion of Founders Day was also started by our batch only, and I do remember there was a performance which was very much appreciated by the teachers and everyone. So I would like to give you 2 lines. It was like रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए पहाड़ के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही. And last but not the least, thank you Vikas sir, Vivek sir, Vipin sir, Sanjay sir. You guys have a great role in my success of this story. Hello everyone, I am Anshika Singh and currently I am pursuing BTech in the field of Computer Science Engineering. The first day I walked into the school premise is still fresh in my heart. Furthermore, the life left so difficult and hard. But keeping that things aside, I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude on the special occasion of Founders Day celebration. Because the field I am in needs strong base, which I received from Manav Bharti Heritage School. It builds my path which I am walking today. I am so grateful to my principal sir, who is very humble and treat the students like family, and also to my teachers who supported me and taught me during my school days.
They inspire me with their knowledge, with their patience, and with their encouragement. Their dedication shapes my path, and I am deeply thankful for their guidance. And also I am thankful to the school who gives us opportunities to learn, grow, and become a responsible individual. This is also a reminder to be kind, to share what we have, to help those who are in need. This is also a reminder to express our gratitude not just in words but also with our actions. Thank you so much and happy Founders Day. Hey, I'm Shreya Singh. I'm an optometry student by profession. Basically, optometry is a healthcare program which involves examining, diagnosing and treating vision problems. Today, I am here to express my gratitude to the incredible education I received at Manav Bharati Heritage School. The dedicated teachers and supportive environment played a crucial role in making who I am today. Thank you for providing us the best foundation and opportunities to pursue our goals and to follow our passion. Hello everyone, I'm Nishi Pandey, a pharmacist and a full-time clinical research professional. And right now I'm contributing to the society and healthcare industry by evaluating the safety and efficacy of medications. But before that, I'm a proud alumnus of Manav Bharati Heritage School, and I had a privilege of receiving knowledge and education here that led to the foundation where I am today. So I would like to take a moment to express my gratitude toward Manav Bharati Heritage School, their principal and all the school community. नमस्कार सभी को. I am Jaydevraj, alumni of Manav Bharati Heritage School. I have completed my graduation from Delhi University and currently I am pursuing LLB from Savitribai Phule University, Pune. Talking about the Manav Bharati, it is an immense pleasure for me to be the parts of Manav Bharati, and this school is playing a great role in uplifting the student in all the aspects of his life. Hello everyone, I am Preeti Chaurasia, Isika's mother. Isika Chaurasia is studying in 7th standard since last year in this school. जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, मुझे रूरल एरिया में जॉब मिली, तो we were little worried about her education, but thanks to मानव भारती हेरिटेज स्कूल बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला, हमारी सारी चिंताएं दूर हो गईं. The school is doing excellent in all fields, especially a lot of exposure to children, very nicely planned and organized academic program, good efforts by all teachers. मानव भारती की खासियत है कि यहाँ अपनी मॉडर्न थिंकिंग के साथ साथ अपने ट्रेडिशन, अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी फॉलो किया जाता है. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर सर एंड ऑल टीचर्स. नमस्ते, मैं पूजा. मेरे दोनों बच्चे मानव भारती हेरिटेज स्कूल चांद में पढ़ाई कर रहे हैं. मुझे क्या पसंद आया इस स्कूल के बारे में, तो देखिए, एक्टिविटीज, एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा कैरिकुलम, इन तीनों को साइड में रखिए. आपने अक्सर सुना होगा हर स्कूल दावा करते हैं बच्चों को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन मैंने देखा है लेकिन मानव भारती हेरिटेज स्कूल चांद हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं. आदर, अभिनंदन और आभार. नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्सव सिंह, जनरल फिजिशियन एंड सर्जन PMCH पटना. हमारे सीखने समझने का अवसर प्रदान करने वाले विद्यालय मानव भारती के सभी गुरुजनों को हृदय की गहराइयों से चरण स्पर्श करता. अबोध उत्सव से सुबोध डॉक्टर उत्सव सिंह का सफर तय करने में और धैर्य और आत्मविश्वास बनाने के साथ साथ मुझे साहस और हिम्मत बढ़ाने में मेरे माता पिता जी के अलावा इस विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है. जिस शुभ घड़ी का हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, जिस पल को पल के बिछाएं हम सभी इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ चुका है. प्यारे मित्रों, मानव भारती स्कूल का सपना माननीय श्री दुर्गा प्रसाद पांडे जी ने देखा, जो अब सपना साकार होता दिखाई दे रहा है. क्योंकि यह स्कूल जिस समय खोला हुआ था उस समय बिल्कुल ही ग्रामीण इलाकों में था, परंतु वैश्वीकरण और मंडलीकरण के दौर में विद्यालय जिले ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई. आज इस माननीय श्री का अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया. नीति और विडंबना देखिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ. हर वर्ष मानव भारती अपने विद्यार्थियों को विविध आयाम देने का प्रयास करता है. अब विद्यालय ऐसा सोच रहा है कि क्यों ना बच्चों को हम वैश्विक स्तर का मंच प्रदान करें, इनको बाहर जाने का अवसर मिले,
अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में बच्चे हिस्सा लें, ताकि अब जिले के साथ साथ राज्य और देश के स्तर पर भी विद्यालय और अपने परिवार का वो नाम रोशन कर सके। ऐसी विद्यालय की परिकल्पना है और हम लोग उस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि मेरे यहाँ से, इस संस्था से जो भी बच्चे पढ़कर निकले वो एक अच्छे माने में मानव बने और अपने उनके अंदर में देशभक्ति भरने की कोशिश तो करी है हमने इस दरम्यान में, और काफी हद तक मैं सफल भी हुआ हूँ। मैं यही मेरी कामना है और मैं तुम सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ अपने मन की गहराइयों से, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग जहाँ कहीं भी रहो सुखी रहो, प्रसन्न रहो। धन्यवाद। हेलो जल्दी जल्दी जल्दी। मानवा भारती हेरिटेज के हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। 2021-22 सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य पुरस्कार और 2024-25 सत्र के लिए तिरुपति के सीबीएसई सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद पुरस्कार सहित आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियों ने वास्तव में हम सभी को प्रेरित किया है। सर, आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन हमारी प्रगति में सहायक रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान विकास पांडे जी का। आज इस फाउंडर्स डे कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के सचिव महोदय, हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप सर, विभिन्न विद्यालयों के निदेशक और प्राचार्यगण, उपस्थित सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज का दिन मानव भारती विद्यालय परिवार के लिए बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन होता है, क्योंकि आज का दिन विद्यालय अपने स्थापना सह संस्थापक दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है। और मैं इस 21वें स्थापना दिवस पर आप सभी लोगों का, सारे अतिथियों का इस विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने संस्थापक के बारे में दो शब्द, क्योंकि हम लोगों ने हर साल उनके बारे में सुना है, देखा है, जाना है, लेकिन फिर भी आज उनका जन्म उत्सव है, तो ऐसे में उस महान आत्मा के स्मृति को याद करना महाकुंभ में स्नान करने जैसा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक कवि ने उनके बारे में कहा कि शिक्षा गगन के चांद, तुम चांद में जन्मे मगर, लेकिन तुम्हारी चांदनी की थी अनोखी ही डगर। गांव की परिधि मिटाकर देश के तुम हो गए, तुम हो अमर कैसे लोक में तुम खो गए। तो ऐसे महापुरुष के महान स्मृति को, पावन स्मृति को नमन करता हूं, जिनका जन्म 11 फरवरी 1910 को इसी चांद की मिट्टी में हुआ था, और वह यहां से महामना मदन मोहन मालवीय के विशेष कृपा से उनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का संरक्षण मिला, और फिर उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, लीडेन यूनिवर्सिटी हॉलैंड से उन्होंने डीलीट किया, और आईसीएस की उपाधि प्राप्त की, आईपीएस की परीक्षा पास की, और आईसीएस होकर के वो इंडिया वापस आए, और यहाँ आके महात्मा गांधी के पावन चरण को छू करके उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम मानव भारती हुआ, जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जिसका नामकरण किया था। और 1941 से जो ये सफर प्रारंभ हुआ, वह सफर निरंतर हम 2025 में आज आपके बीच में बोल रहे हैं। लेकिन यहां चांद में इस संस्था को आने के पीछे हमारे वर्तमान चेयरमैन, जिनके आशीर्वाद अभी हम लोग सुन रहे थे, उनके महती प्रयास से संभव हो पाया। और सन 2003 में हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास किया, और 2007 से हमने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। मैं आप सभी लोगों को स्मृति में ये लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब मैं प्रगति प्रतिवेदन पढ़ रहा था, तो मैंने कुछ आप लोगों से वायदा किया था, कुछ प्रॉमिस किया था, और वो इस प्रकार था कि हम अपने विभिन्न डिपार्टमेंट का अपग्रेडेशन करेंगे, साथ ही साल क्लासेस का हम डिजिटल क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे, और ट्रांसपोर्ट की सुविधा में विशेष तौर पर बदलाव करेंगे। और मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने इस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से किया है। वैसे अगर मैं इस सत्र की बात करूं, तो हमने सत्र का प्रारंभ अपने अभिभावक उन्मुखीकरण से किया। जो नए लोग हमसे जुड़े, उनको पूरे विद्यालय का हमने विजिट कराया, और इसके बाद हमने शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें कि हमने अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी। साथ ही साथ इस वर्ष में हमने सीबीएसई परीक्षा का भी आयोजन कराया, क्योंकि हमारा विद्यालय परीक्षा केंद्र था, जिसमें 10वीं के 540 बच्चे और 12वीं के 48 बच्चे इस वर्ष हमारे यहाँ परीक्षा में सम्मिलित हुए। और साथ ही साथ हमारे बच्चे भी
बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो जहां तक बोर्ड परीक्षा में परीक्षा परिणाम का रहा, तो बच्चों ने 100%, 100% बच्चे हमारे सफल हुए इस परीक्षा में। और बिल्कुल छोटे से गांव जहां किसी ट्यूशन कोचिंग की जरूरत या उपलब्धता नहीं है, वैसे छोटे से गांव से आने वाली मेरी एक बच्ची जिसका नाम शिवांजलि पटेल है, वो 94% से ज्यादा नंबर लाके साइंस ग्रुप में उसने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं में हमारे विद्यालय का छात्र शिवम तिवारी, जो कि बड़े ही सामान्य परिवार से आता है, बड़े कठिन परिश्रम से उसने अपनी तैयारी करी और 95.6 परसेंटाइल ला करके उसने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। साथ ही साथ हमारे बच्चों के द्वारा SOF परीक्षा, जो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई जाती है, इसमें बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर विद्यालय के प्राचार्य का चयन होता है कि भाई इस विद्यालय का प्राचार्य बहुत बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि उसके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी पहचान आप सभी से है, हमारी पहचान हमारे बच्चों से है। तो बच्चे जब अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे बच्चों ने हमें गौरवान्वित किया और सत्र 2024-25 का SOF का जो पुरस्कार है वो हमारे विद्यालय को बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। साथ ही साथ तिरुपति में जो 3 दिवसीय सेमिनार CBSE के द्वारा आयोजित किया गया था, और वहां पे मुझे भी कैसे डिजिटल एजुकेशन जो है रूरल एरियाज में कैसे डेवलप हो सकता है, इस विषय पर अपना बात रखने का अवसर मिला था। और ऐसे में वहां हमारी बातों को लोगों ने बड़ा ही सराहा और हमारे विद्यालय को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वहां भी हमें पुरस्कृत करने का कार्य किया। तो ये सब हमारे शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों के कठिन परिश्रम और सहयोग का परिणाम है। साथ ही साथ हमारे विद्यालय के जो हमारे प्रशासक हैं श्री विवेक पांडे जी, उन्होंने 3 महीने तक कठिन परिश्रम करके अपना पसीना बहाया, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी नागपुर के पास में जगह है। वहां वो ट्रेनिंग के लिए गए और वहां से उनको जो है लेफ्टिनेंट का एक मानद उपाधि मिली NCC की तरफ से, और वो NCC ऑफिसर का उन्होंने अपना पूरा किया। मैं बड़े गौरवान्वित होकर के आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि हमारे बगल के जिले सासाराम में एक बड़ा प्राचीन नाट्य अकेडमी है, वहां नाटक का मंचन होते रहता है। तो वहां ABR फाउंडेशन के नेतृत्व में एक अंतर जिला नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आपके बच्चे भी हिस्सा लिए थे, और कुल मिला के 20 विद्यालयों के छात्रों ने उस नाटक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हमारे बच्चे वहां प्रथम पुरस्कार लेकर के आए। बिहार सरकार का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल भी हमारे बच्चे जो हैं वो विविध क्लासेस के लगभग 10 छात्रों ने टैलेंट सर्च परीक्षा में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कोई उसमें प्रथम आया, कोई द्वितीय आया, कोई तृतीय आया, कोई 7वीं रैंक पर आया, कोई 10वीं रैंक पर आया। तो जो बच्चे टॉप 3 में थे उनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा ज्ञान भवन पटना किया। साथ ही साथ हमारे विविध क्लास में जो छोटे बच्चे हैं, जो क्लास नर्सरी में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, उनको सम्मानित करने के लिए इस बार हम लोगों ने अपने समाज से, जो अभी हमारे सम्मुख बैठे भी हुए हैं, ऐसे किसानों को हम लोगों ने आमंत्रित किया और उनसे अपने बच्चों को पुरस्कृत कराया। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी रचनात्मकता की वजह से पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है, और ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई है बल्कि हमारे जिले की भी पहचान बनाई है। तो हमारा क्षेत्र जो है ये किसानों का क्षेत्र है, और हम हमारे बच्चों को ऐसे किसानों का
जो लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, आशीर्वाद मिला। तो इस बार उन बच्चों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया। साथ ही साथ दी गई जिसमें कि बच्चों को, लड़कियों को खास तौर पे मेहंदी आर्ट, जो बड़ा ट्रेडिशनल आर्ट है, इसके आगे कुकिंग विदाउट फायर, बिना आग जलाए अगर खाना बनाना हो तो क्या कुछ ऑप्शन हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग देना। ये सब करने के साथ साथ हमारे बच्चों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके एक सामुदायिक सेवा का भी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि हम लोग अपने आसपास के जो गरीब लोग हैं उनके बीच में वस्त्र आदि वितरण करने का हमने काम किया है। साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए बाल दिवस का आयोजन कराया, वन पेड़ पौधों के महत्व को समझाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन कराया, और हमारे इस शैक्षणिक गतिविधि का निरीक्षण करने के लिए हमारे बीच में नई दिल्ली से जो हमारी वहां प्राचार्य हैं मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल नई दिल्ली की, उनका आगमन हुआ। उन्होंने हमारे शिक्षकों को, हमारे बच्चों को, हम लोगों के काम करने के तौर तरीकों को जांचा, परखा, कुछ सलाह भी दिया, और बेहतर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ टिप्स दिए, जिसको हम लोग इस साल और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बच्चों के दादा दादी को स्कूल बुलाया, है ना, उनका ग्रैंड पेरेंट्स डे आयोजित किया, और बच्चे अपने दादा दादी के साथ जो संस्कार सीखते हैं वो, और उनके दादा दादी को देख करके उनके चेहरे पर जो मुस्कान हम लोगों ने देखी, तो ये अनवरत हर वर्ष जारी रहेगा। साथ ही साथ विद्यालय ने बच्चों के खेल कूद के विकास के लिए सीबीएसई द्वारा आयोजित, जिला प्रशासन द्वारा आयोजित अनेक खेल गतिविधियों में बच्चे हिस्सा लेते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस बार सीबीएसई में भी हमारे बच्चे जो जोनल लेवल पर खेलने गए, वहां वो रनर अप टीम बन करके आए। हम अगली बार फाइनल जीत कर आएंगे, ऐसा हमारे बच्चों ने हमें भरोसा दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने उत्सव एक सेलिब्रेट किया। उत्सव इज द प्रोग्राम जस्ट लाइक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। बहुत सारे हमारे स्कूल के प्राचार्य लोग हमारे साथ में बैठे हैं। मंगलम स्कूल, कृष्णा सेंट्रल स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आरबीएस स्कूल, कुछ चंदौली के स्कूल, ऐसे करीब 9-10 विद्यालय जो है उस अंतर जिला प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया, और हम लोगों ने बखूबी उसको आयोजित किया। हमारे बच्चे भी उसमें हिस्सा लिए और सभी बच्चों को बड़ा आनंद आया। तो बड़ा एक अच्छा वातावरण बना इस उत्सव अंतर विद्यालय प्रतियोगिता को आयोजित करने के साथ साथ। विभिन्न विधाओं में जो सफल बच्चे हुए उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया, और साथ ही साथ विद्यालय हमेशा यह प्रयास करता है कि लोगों को, बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां उनके अपने अंदर की क्षमता को आकलन करने का अवसर मिल सके। मैं बहुत लंबा नहीं समय लूंगा, बहुत कम समय में, चूंकि बच्चों का कार्यक्रम है, तो बस 2-4 मिनट और मैं अपनी बातों को आप तक रख लूं, ताकि आप लोगों के लिए भी ये आवश्यक है यह जानना कि विद्यालय हमारा क्या प्रयास कर रहा है। तो विद्यालय द्वारा आप देख सकते हैं कि हमने हायर एजुकेशन में ये बच्चे हैं कुछ जिनकी तस्वीरें हमारे पास है। ये इस साल अब क्या हो गया कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद में बच्चों को एक कंपटीशन देना पड़ता है, जिसका नाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसके लिए ये बच्चे लोग जिनका ये तस्वीर है, ये विविध CUET में अच्छे रैंक लाके, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई JNU में, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्होंने पाए हैं। ये उन बच्चों के तस्वीरें हैं आप लोगों के सामने, है ना। और हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जैसे CBSE क्लस्टर में जाकर के उन्होंने खेल कूद में कैसे अपनी बुलंदी का झंडा गाड़ा। साथ ही साथ विद्यालय द्वारा जो है एक इंडस्ट्रियल विजिट का आयोजन किया गया था। फैक्ट्री में सामान कैसे बनते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, कैसे वो कंज्यूमर तक पहुंचाए जाते हैं, इसके लिए इंडस्ट्रियल विजिट में हमने बच्चों को भिलवाड़ा यहाँ से ले गए, और ना सिर्फ इंडस्ट्रियल विजिट कराया बल्कि वहां महाराणा प्रताप की धरती चित्तौड़गढ़ को भी प्रणाम करके बच्चे आए। तो ये इन बच्चों का है। साथ ही साथ विद्यालय के बच्चों को ध्यान साधना के महत्व के बारे में बताने के लिए अक्सर हमारे एक
बड़े करीबी मॉन्क हैं धम्मा दीपा जी, जो कोरियन हैं, वो आते रहते हैं विद्यालय में और वो बच्चों को मेडिटेशन के महत्व और मेडिटेशन के बारे में चर्चा करते रहते हैं। शिक्षा को कैसे तनाव मुक्त बनाया जाए, इस विषय पर उनका बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ओपिनियन है। साथ ही साथ अगर हम अपने विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो हमने जैसा अभी आपको बताया कि डिजिटल क्लासरूम्स हमारे किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जिसका कि सैंपल आपके सामने है। साथ ही साथ हमारी लैबोरेटरीज कैसे काम कर रही हैं, मल्टीपर्पस हॉल हमारा कैसे फंक्शनल हो गया है, बच्चे किन किन खेल विधाओं में अपने पसीना बहा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये हम लोग अपने विद्यालय के माध्यम से लोगों को देने का काम कर रहे हैं। एनसीसी में कैसे बच्चे जो है फौलादी मजबूत बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें इन बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाने का काम कर रही है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर प्लान्स की, आने वाले साल में हम क्या करेंगे, तो फ्यूचर प्लान सबसे क्लियर है कि एक तो अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज प्रोग्राम है, बच्चों को कोरिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि देशों के साथ में इंटरचेंज करना। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां बड़े सुरक्षित तरीके से बच्चे उस देश में जाते हैं, वहां के कल्चर को समझते हैं, देखते हैं, और साथ ही साथ वहां से भी बच्चे आते हैं। जो हमारे पेरेंट्स के घर में, आपके घर में एक अमेरिका का बच्चा 1 हफ्ता रुका, 2 दिन रुका, 4 दिन रुका, आपके कल्चर को उसने समझा, तो इस तरीके का एक एक्सचेंज प्रोग्राम। साथ ही साथ वहां के जो ट्रेनर हैं उनको ऑनलाइन अपने बच्चों के साथ में कनेक्ट करना, ताकि बच्चों के मन में अगर कुछ चर्चाएं हों तो या कुछ उत्सुकता हो तो उनके साथ में वो शेयर कर सके। इसके अलावा लोगों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, बच्चों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। अब सिर्फ जिले स्तर पर या राज्य स्तर की बात नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे कैसे अपनी पहचान बनाएंगे और उस पहचान को हम कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लगातार हम लोगों का जो प्रयास है वो आगे बढ़ रहा है। तो जो इस सत्र में आप सभी लोगों को झलकेगा, हम बच्चों का ढेर सारा एक एजुकेशनल टूर भी कराएंगे, जहां विविध जगहों पर उनको जा करके अनुभव हो सके, या समझने और जानने का अवसर मिलेगा। हम अन्य संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके उनके साथ में बच्चों को एक्सपोजर विजिट के लिए भेजेंगे। साथ ही साथ इस वर्ष में हम अपने कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का विस्तार करेंगे। हमारी लाइब्रेरी जो है वो थोड़े स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, यानी उसका एरिया हम लगभग 3 गुना बड़ा करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर लैब को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, जूनियर कंप्यूटर लैब और सीनियर कंप्यूटर लैब, ताकि बच्चों को कोडिंग या जो अत्याधुनिक जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको हम लोग बच्चों के विकास के साथ में जोड़ सके। तो यह इस तरीके का प्रयास करने का हमारा ये उद्देश्य है। साथ ही साथ हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है इसमें आपका सहयोग चाहिए। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी, आप लोगों तक संदेश भेजने के बावजूद भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं बिल्कुल खुले मन से अपनी बात रख रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि भाई आप लोग अगर विद्यालय के साथ समन्वय बनाएंगे, आप हमारी बातों को सुनेंगे, तभी तो हम आपके बच्चों को जो बेहतर हो सकता है वो दे सकते हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अभी हम लोगों ने सुना हमारे जो बच्चे यहां से पढ़ करके आगे गए हैं, और मैं आपको भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि यहां से निकला बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ करके अपने जीवन में अगर आपका गाइडेंस, आपका केयर उस बच्चे को मिलता रहा, तो हम सभी लोग इसलिए जरूर सक्षम हैं कि उसके जो मंजिल उसने बनाई है उस मंजिल तक हम उसको लेकर के जा सकें। और इसके लिए विद्यालय का प्रशासन, विद्यालय के चेयरमैन सदैव सतत प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। एक हमारा जो प्रोजेक्ट है मानपुर का,
जो रतवार, भभुआ और मोहनिया के बीच में है। तो उसके बारे में अपडेट है। मैंने पिछले साल कहा था कि हम लोग इसको बहुत जल्द प्रारंभ करना चाहते हैं। तो आने वाले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से हम वहां एडमिशन शुरू करेंगे। हमारा कंस्ट्रक्शन 80% क्लियर है, बन गया है, 20% काम अभी बाकी है। साथ ही साथ वहां हमारे चेयरमैन सर का है कि जो हमारा ग्राउंड हो या जो बच्चों के खेल कूद की जगह हो वो मॉडर्न तरीके का थोड़ा हो, ताकि बच्चों को चोट ना लगे, किसी तरीके का कोई दुर्घटना ना हो, छोटे बच्चों को लेकर के। तो उसके हिसाब से फिर उसका सेटअप कर रहे हैं। 2026-27 से मानपुर जनता की सेवा के लिए समर्पित होगा। आप सभी लोग अपना कीमती समय लेकर के विद्यालय आए। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और मैं बहुत आभारी हूं अपने मुख्य अतिथि महोदय का कि आपको यहाँ इस गर्मी में हम लोग बैठा करके, और कब से कुछ, चूंकि जो भाषा मर्मज्ञ हैं जिनके पास इतना शब्दों का जखीरा है, उनके सामने हम लोग बकबक कर रहे हैं। तो मैं यही अपना बकबक समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि संस्था आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का सदैव प्रयास करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं हमारे अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर वशिष्ठ अनुप जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ ताकि वह हम सभी को अनुग्रहित करें। तो कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बस मैं आमंत्रित करने से पहले आप सभी लोगों को अपने मुख्य अतिथि का परिचय देना चाहता हूं। प्रोफेसर वशिष्ठ अनुप सर, जिनका जन्म गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाने के सहडौली गांव में 1 जनवरी 1962 में हुआ था। आपके पिता श्री स्वर्गीय लीलाधर द्विवेदी जी और मां स्वर्गीय परम ज्योति जी थी। आपके तमाम साहित्य प्रकाशित हुए हैं, जिसमें कविता, गीत, गजल, समालोचना, संपादन सहित 60 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। आपके गजल और गीत संग्रह जो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें सुंदर बिहान हुई, छंद तेरी हंसी का, बारूद के बिस्तर पर, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था इसलिए घरों पर गिद्ध मडराने लगे हैं, बंजारे नयन, रोशनी खतरे में है, बेटियों के पक्ष में रोशनी की कोपलें, अच्छा लगता है, मसाले फिर जलाने का समय है, तेरी आंखें बहुत बोलती हैं, स्वप्न के बाद इत्यादि रचनाएं हैं। आपकी आलोचना की पुस्तकें हैं हिंदी गजल का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी गजल के निष्कर्ष, हिंदी गजल का परिप्रेक्ष्य, सुंदर बिहान हुई, जगदीश गुप्त का काव्य संसार, समकालीन हिंदी गजल इत्यादि 202 से अधिक शोध पत्र और लेख आपके प्रकाशित हैं। 240 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और साहित्य आयोजनों में आपकी सहभागिता है। आपको पेशवा माधवराव स्मृति राष्ट्रीय सम्मान, विश्व शोध संबंधन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, पंडित विद्यानिवास मिश्र स्मृति लोक कवि राष्ट्रीय सम्मान, कृति सम्मान, साहित्य चेतना सम्मान, डॉक्टर जगदीश गुप्त अकादमिक सम्मान, डॉक्टर प्रमिला मिश्र रत्न अलंकरण एकेडमिक सम्मान, हल्दी घाटी सम्मान, विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा सम्मान, कर्मयोगी सम्मान, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस नागरिक रत्न सम्मान, नागरिक प्रचारणी सभा का सम्मान, अमृत कलश का सम्मान इत्यादि तमाम सम्मानों से आपको जा सका है। और आपको इस मंच पर आमंत्रित करते हुए सर, मुझे भी अपार सम्मान महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे विशिष्ट अतिथि को अपने मंच पर इस बुलाने का प्रयास कर पा रहा हूं। तो सर आग्रह
इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक जन, श्री धनंजय पांडे जी, श्री विकास कुमार पांडे जी, श्री विवेक पांडे जी, मानव भारती हेरिटेज से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, सचिव जी, अध्यक्ष जी, इस क्षेत्र के सभी आदरणीय प्रबुद्ध सज्जनों, बच्चों के माता पिता, उनके अभिभावक और प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हम लोगों ने श्री विकास कुमार पांडे जी के माध्यम से इस विद्यालय का जो परिचय प्राप्त किया वह अभिभूत करने वाला है, पहुंचा है। हम लोगों ने डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पांडे जी के विषय में जाना। ये कितने अच्छे यशस्वी विद्वान, बहुत पहले जिन्होंने डीलिट किया था, ये बहुत बड़ी उपाधि होती है शिक्षा तो, और विदेशों में जाकर डीलिट की उपाधि प्राप्त करना ये और बड़ी बात होती है। जिस कर्मठता के साथ उन्होंने, जिस परिश्रम के साथ विद्यालय की शुरुआत की थी, मसूरी में, देहरादून में, अन्य जगहों पर, और यहाँ यह विद्यालय 2007 से जिस तरह से काम करते हुए तमाम सारी उपलब्धियों को हासिल कर रहा है, यह सचमुच बहुत सराहनीय और गौरव का विषय है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण जाना जाता है। हम सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सारी चीज़ों को संकेतों में समझ लेते हैं। शब्द की ध्वनि, शब्द की गूंज बहुत दूर तक जाती है। आजकल आम आदमी भी लक्षणा और व्यंजन लगा कि कोई व्यक्ति अगर ठान लेता है तो क्या क्या नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ जिसको पुनर्जन्म कहा गया है और जिसको अमरत्व कहा गया है, हमारे शास्त्रों ने उसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या की है। मुझे लगता है कि जो पुनर्जन्म है वह अगर आत्मा और परमात्मा के बारे में हम दूर तक जाकर बातें न भी करें तो हम अपने बच्चों में जीवित होते हैं, हम अपने कर्मों में जीवित होते हैं। किसी बच्चे को देखकर उसके पिता का चेहरा याद आता है, किसी पिता को देखकर उसके पिता का चेहरा याद आता है। तो हम अपने बच्चों में और अपने कर्म में जीवित होते हैं। अमरत्व तो यही है। हम एक हमारे पूर्वज कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं और उनकी संततियां उस कार्य को लगातार आगे बढ़ाती हैं। एक कवि ने कहा था कि यह जिंदगी भी अपनी अजब जिंदगी लगे, यह जिंदगी भी अपनी अजब जिंदगी लगे, सोना कभी लगे तो ये माटी कभी लगे। सोचें तो मुश्किलों से भरी है तमाम राह, चल दें अगर तो हमको वही मखमली लगे। कुछ ऐसा कर दिखाओ जमाने में दोस्तों, कुछ ऐसा कर दिखाओ जमाने में दोस्तों, जिससे तुम्हारी बात तुम्हारी कमी लगे। तो यह जिससे तुम्हारे बात तुम्हारी कमी लगे, यह जो बात है ना, यही जीवन का सार तत्व है। हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए कि बाद के लोग चर्चा करें कि यह काम तो सबसे बढ़िया ढंग से वही व्यक्ति कर सकता था। जब कोई जरूरत पड़े तो लगे कि वो होते तो कितना अच्छा होता। वो इसके विशेषज्ञ थे।
तो श्रद्धेय दुर्गा प्रसाद पांडे जी ने जो काम किए, उन कामों के माध्यम से हम लोग उनको आज याद कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं। और जो आज चर्चा हो रही थी आत्मदर्शन की, आदरणीय पांडे जी, धनंजय पांडे जी मुझसे चर्चा कर रहे थे। यह आत्मदर्शन जो है ये हमारे जीवन का बड़ा अनिवार्य अंग है। हम उसी को भूल रहे हैं। हम लगातार बाहर की दुनिया से परिचित हो रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी भौतिक उपलब्धियां हमने हासिल कर ली हैं, हम बहुत सारे विषयों के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। यह समय ज्ञान का समय है और मीडिया का समय है। मोबाइल में बहुत कुछ ज्ञान उपलब्ध है, गूगल को सर्च करिए और जो चाहिए उसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। तो हम बाहरी दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो तकनीकी दृष्टि से और ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। मैं कभी किसी काम में मुझे परेशानी होती है तो मेरा बेटा तुरंत उसका समाधान कर देता है। तो बच्चे तकनीकी दृष्टि से ज़्यादा समृद्ध हैं। लेकिन हुआ ये है कि हम इस भागती हुई दुनिया में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इतने संसाधन हैं कि हम 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन हम खुद से नहीं मिल पा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं से मिलना मुश्किल हुआ है। हम सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। आज की जो ज़िंदगी है, जो महानगरों की खास करके ज़िंदगी है, बहुत जल्दी उठ रहे हैं, बच्चों से बात नहीं हो पा रही है, माता पिता से बात नहीं हो पा रही है। आज की युवा पीढ़ी भागते हुए काम पर जाती है और जब लौट कर आती है तो बच्चे सो चुके होते हैं, माता पिता भी सोने की स्थिति में होते हैं। तो हम अपने बड़े लोगों के पास नहीं बैठ पा रहे हैं, बुजुर्गों के पास नहीं बैठ पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ किस्से कहानियों तक सीमित हैं। उनके पास बैठना, मैं अक्सर बच्चों से अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, आज जो चल नहीं पा रहे हैं, आज जिनका उच्चारण थोड़ा खराब हो गया है, जिनके दांत टूट गए हैं, वो लोग हमेशा ऐसे नहीं थे। कोई बुजुर्ग नहीं पैदा होता इस दुनिया में। वह बच्चे थे और वो नौजवान थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े ताकतवर थे, बड़े ज्ञानी थे। एक ज़माने में, एक दौर में उनको सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो उनके पास बैठिए, अपने बुजुर्गों के पास बैठिए। हम जो बातें किताबों से बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं, उन बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो 1 घंटे में, आधे घंटे में वो इतनी सारी बातें बता देंगे जिसको बहुत झेलने के बाद आप जानेंगे, क्योंकि उनको जीवन का अनुभव है, उन्होंने उन सारी बातों को जिया है। तो हमारी पीढ़ी, हमारे बाद की पीढ़ी जिसकी गति बहुत तेज हो गई है, वह अपने माता पिता को छोटा समझती है, उनको अज्ञानी समझती है, अनादर करती है, बड़े लोगों से कहती है कि बहुत बक करते हैं, आप चुपचाप बैठे रहिए। तो यह आत्म साक्षात्कार सिर्फ ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है, यह सिर्फ अपने भीतर बैठे हुए देवता का, अपने भीतर बैठे हुए देवत्व का साक्षात्कार नहीं है। यह हमारी जो परंपरा है, हमारी जो श्रेष्ठ रवायत है, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति से भी परिचित होना है। यह काम कई स्तरों पर होता है। एक तो मैं अक्सर कहता हूं कि हमें रोज शाम को खुद से मिलना चाहिए। मैंने एक बार लिखते हुए उसमें एक शेर आ गया था एक गज़ल में कि गलतियां जब की तो खुद कुछ का कुछ बताकर बच गया, गलतियां जब की तो कुछ का कुछ बताकर बच गया, पर अकेले में मिला खुद से शर्माना पड़ा। हम कभी कोई गलती करते हैं और जवाब दे लेते हैं, बच जाते हैं, लेकिन जब अकेले में खुद से मुलाकात होती है तब हर आदमी, भला आदमी झेपता है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत कर दिया। तो ये आत्म मुलाकात, स्वयं से मिलना बहुत ज़रूरी है। और
इसमें बहुत सारे लोग हमारे माध्यम होते हैं। जो सबसे बड़ी भूमिका तो गुरु की होती है और सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। वह माँ जब एक बच्चे के पास कुछ नहीं होता है, इस दुनिया को कुछ नहीं जानता है, सिर्फ प्रेम से देखिए बोलिए तो मुस्कराता है, सिर्फ मुस्कान होती है बच्चे के पास, शब्द नहीं होते हैं। शब्द जैसे जैसे होते हैं, जैसे जैसे ज्ञान होता है, मुस्कान गायब होने लगती है। वह जो माँ सबसे पहले शब्द सिखाती, जिस शब्द को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है, जो शब्द ब्रह्म है, जो इस दुनिया में सबसे पहले आया था, और जब अगर कभी दुनिया नहीं रही तब भी शब्द ही बचेगा, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया। तो सबसे पहली गुरु तो माँ होती है। जब बच्चे के पास कोई भाषा नहीं होती तब भी माँ बच्चे से बात करती है। सारी माताएं जो यहाँ बैठी हैं वो इस बात को जानती हैं, और हम लोग सारे लोग दृष्टा हैं। मेरा बेटा जब बहुत छोटा था तो मेरी पत्नी उससे बातें किया करती थी। अभी जब 2-4 महीने का था तो इतना बोलती थी, मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं कहता था कि ये कुछ जानता नहीं, कोई भाषा नहीं समझता है, और तुम इससे इतना बोलती हो, इतनी बातें करती हो। तो उन्होंने कहा कि जब बोलूँगी तभी तो ये बोलेगा। तो माताएं बच्चों से बोलती हैं जब उनके पास भाषा नहीं होती है, इसीलिए मातृभाषा कहते हैं। जो जिस भाषा को हम बोलते हैं उसे मातृभाषा इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले माँ बच्चों को भाषा देती है, फिर पिता और परिवार और वो समूचा परिवेश। हमारा संस्कार वो परिवेश बनाता है जिसमें हम होते हैं। वो पड़ोसियों की बड़ी भूमिका होती है। एक बच्चे को गोद में लेकर निकल जाइए या घर से बाहर लेकर जाइए तो जो देखता है उस सब के बारे में जानना चाहता है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो वह पूरा परिवेश हमको शिक्षित करता है। इस विषय में बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, और हम लोग चूंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो बहुत सारी कविताएं याद आने लगती हैं। तो पहली गुरु तो माँ है, वो पिता हैं, वो परिजन हैं, वो दादा दादी हैं, वो बुआ हैं, वो मौसी हैं, वो बहनें हैं, जो बच्चे को सिखाती हैं, जो गीत सुनाती हैं, जो लोरियाँ सुनाकर और बहुत सारी कहानियाँ सुनाकर बहुत कुछ सिखाया करती हैं। हम लोगों ने कहानियों से, जब हम लोग पढ़ते थे तो अपने बाबा का शाम को पैर दबाते थे बैठकर, भोजन के बाद या भोजन से पहले भी। कभी कभी संयुक्त परिवार होते थे, यहाँ जितने लोग बड़े लोग बैठे हैं सबको याद आ रहा होगा अपना, कि हम लोग अपने बड़े लोगों का पैर दबाते थे शाम को, और उस क्रम में गिनती पहाड़ा और ABCD से लेकर क ख ग घ सब एकदम याद हो जाता था, और न जाने कितनी कविताएं याद हो जाती थी। अंताक्षरी होती थी अपने घर में, हर घर में अंताक्षरी होती थी। हम लोगों को हजारों कविताएं याद हैं, इसलिए कि परिवार ने वो वातावरण दिया। तो कविताएं हमको, हम सारे जितने कवियों के नाम हम लोग जानते हैं, हम लोग को पढ़ाने के लिए किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सब याद है। तो इसलिए कि इसकी भूमिका परिवार से शुरू हो गई थी। इसलिए बच्चों को, माता पिता को चाहिए कि बच्चों को वक्त दें, और बच्चों को चाहिए कि माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी उपलब्ध है, बड़े बड़े सौभाग्य की बात। जब नहीं होते हैं तब लगता है कि होते तो कितना अच्छा होता। एक दिन मैं सोचने लगा था, माँ नहीं है, अब माँ के लिए इतनी कविताएं लिखी थी, अब लगता है कि वो कविताएं बेकार हो गई। मैंने जब लिखा था कि खेलते मिट्टी में बच्चों की हंसी अच्छी लगी, गांव की बोली हवा की ताजगी अच्छी लगी, मोटी रोटी साग बथुए का और चटनी की महक, और ऊपर से वो अम्मा की खुशी अच्छी लगी। तो अम्मा की खुशी या गांव घर का नज़ारा तो अच्छा लगा, सब कुछ जी भर निहारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। तो ये चीज़ें जो माँ से मिलती हैं, जो प्रेम है, हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। माता पिता बच्चों से हार कर खुश होते हैं, शिक्षक गुरु बच्चों से पराजित होकर प्रसन्न होते हैं। हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ जाएं, हमें अच्छा लगता है। तो अब जब माँ नहीं है
अब जब चाची भी नहीं है, एक माँ जैसी मेरी भौजी थी, अब वो भी नहीं है, तो एक दिन मैं सोचने लगा कि अगर कोई होता तो उनकी गोद में बैठकर थोड़ी देर लेटता। आंखों से आंसू बह रहे थे और ध्यान आ रहा था कि अब इनमें से कोई नहीं है। तो जब वो नहीं होते हैं, जब हमारे पूर्वज, जब माता पिता, वो भाभी बड़ी, वो बुआ नहीं है, तब लगता है कि होते तो कितना अच्छा होता, कितना ज्ञान था, कितना खजाना था, कितना ममत्व था, कितना प्यार था, कितना स्नेह था। तो ऐसे अवसरों पर बच्चों को ये जानना चाहिए कि इस धरती पर जिस भगवान की तलाश होती है वो तो माता पिता के रूप में हमारे घर में है। ये जो बुजुर्ग हैं ये हमारे भगवान हैं। तो उनके प्रति हमें अपनी भावनाओं को समर्पित करना चाहिए। अगला जब चरण होता है तो गुरु सामने आता है। एक शिक्षक जो हमको गढ़ता है, कभी वो कुम्हार की तरह से भीतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से जरूरत पड़ने पर थोड़ी चोट भी देता है और हमको तराशता है, निखारता है, संवारता है, चमकाता है। तो वो उस शिक्षक की कितनी भूमिका होती है, जिसको हमारे सारे संतों ने, सारे भक्त कवियों ने, मीरा से लेकर कबीर और दादू और नानक और तुलसी और रहीम रसखान, सारे लोगों ने जिस गुरु की महिमा गाई है, जिसके बारे में कबीर दास ने कहा था ना कि पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, मैं लोक और वेद के साथ अंधा अनुकरण करता हुआ इन्हीं के पीछे चुपचाप चला जा रहा था, लेकिन पैणे में सदगुरु मिला, दीपक दिया हाथ। उसी रास्ते में सदगुरु से मुलाकात हो गई और उन्होंने ज्ञान का दीपक पकड़ा दिया, मेरे हाथ पर, मेरी हथेली पर ज्ञान का दीपक रख दिया। तो सदगुरु का मिलना बड़ी बात होती है, एक अच्छे गुरु का मिलना बड़ी बात होती है। एक विद्यार्थी, कबीर भी बहुत मुश्किल से रामानंद को प्राप्त कर पाए थे, और एक अच्छा गुरु भी अच्छे विद्यार्थियों की, अच्छे शिष्य की तलाश करता है। हम लोग भी गर्व करते हैं, हमारा विद्यार्थी जब प्रगति करता है, आगे जाता है, तो हम लोग भी अच्छे शिष्यों की तलाश करते हैं। रत्नेश तिवारी बैठे हुए हैं, मेरे पुराने विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो कभी जब कोई विद्यार्थी आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो गुरु जो है वह हाथ में दीपक रख देता है, ज्ञान दे देता है, सही रास्ता बता देता है। बहुत देर तक हमें सही रास्ते का पता नहीं होता, हमें मंजिल का पता नहीं होता है, हम भटक रहे होते हैं। लेकिन गुरु हमारी रुचि को, हमारी प्रतिभा को, हमारी क्षमता को देखते हुए हमें हमारा लक्ष्य भी बताता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मैं जब बीए में पढ़ता था तो हिंदी और संस्कृत दोनों बहुत अच्छी थी। संस्कृत के अध्यापक जो अनुवाद करने के लिए, घर से लाने के लिए देते थे, तो मैं हिंदी नहीं लिखता था, मैं सीधे संस्कृत में लिखता था। तो आगे एमए किस विषय में करना है, तो मैंने संस्कृत के अध्यापक से ही पूछा कि अब मुझे एमए किस में करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, देखो तुम हिंदी में कविता लिखते हो, इसलिए तुम्हें हिंदी में आगे जाना चाहिए, तुम्हारा भविष्य हिंदी में। एक गुरु सही रास्ता बताता है, नहीं तो मैं शायद संस्कृत में जाता। वो परिवार की परंपरा थी, जो बाबा थे मेरे, जिनको आजकल दादा कहते हैं, वो ज्योतिष के विद्वान थे, पंडित कमलापत त्रिपाठी के गुरु थे वो, तो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष के, संस्कृत के विद्वान थे। तो मैं शायद संस्कृत में जाता, लेकिन एक गुरु जी ने कहा कि नहीं, हिंदी में जाओ, तुम्हारा रास्ता उधर है। तो मैं हिंदी में गया और उसका सुफल मुझे मिला। तो गुरु का एक बड़ा दायित्व होता है, और गुरु, सच्चा गुरु मिल जाए तो हमारी जिंदगी बन जाती है। और कैसे कैसे बच्चे को निखारा जाता है, कैसे हमारे सपनों में भी हमारे विद्यार्थी आते हैं। हम सपने देखते हैं, तब भी क्लास में होता हूँ मैं अक्सर कहता हूँ घर में, सुबह उठ कर के रात में भी, देखो दिन में भी पढ़ाता हूँ और रात में भी क्लास ले रहा था। तो ये इसलिए कि बच्चे हमारे, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो अच्छे बने। तो एक अच्छा शिक्षक ये काम करता। हम दिन रात अपने विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं। जिसको आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, स्वयं की जो तलाश होती है, गुरु इसमें भी साधक बनता है।
हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी ताकत का एहसास कराया था। यहाँ बहुत सारे जो वरिष्ठ जन बैठे हैं वो जानते हैं कि हनुमान जी को देवताओं ने शाप दे दिया था। सूर्य को निगल गए थे ना, तो उनकी शक्ति का अपनी ताकत ही भूल गए थे हनुमान जी। लेकिन ये था जब उनकी माँ ने प्रार्थना की थी तब यह हुआ था कि नहीं, जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराएगा तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। तो जामवंत जी उनको उनकी शक्ति का एहसास करा रहे थे हनुमान जी को। ये काम गुरु किया करता है। गुरु हमें हमारी शक्ति का एहसास कराता है। कई बार हम बहुत सामर्थ्य के होते हुए भी, बहुत क्षमता के होते हुए भी हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। एक प्रचलित है कि एक सिंह का बच्चा शावक सियारों के साथ पड़ गया था, श्रृंगारों के साथ बचपन में खो गया, उनके साथ पड़ गया और वो हुआ हुआ करता था। वो घास चरने के उनके साथ साथ घास चरता था, सिंह का बच्चा। एक दिन एक सिंह ने देखा कि सियारों के साथ एक सिंह शावक है, उसको पकड़ा ले गया और पानी में दिखाया कि देखो अपना चेहरा देखो और उनका चेहरा देखो जिनके साथ रहते हो। तुम वो नहीं हो, तुम सियार नहीं हो, तुम सिंह हो। उसके बाद भी वो सियारों की तरह हुआ हुआ कर रहा था। उसको कस के मारा, कहा कि फिर से देखो अपना चेहरा, तुम सिंह हो, सियार नहीं हो। और फिर अपना चेहरा ध्यान से जब उसने देखा और कहा मेरा चेहरा देखो, देखा तो उसके बाद कंठ खुला उसका और पूरी क्षमता के साथ उसने दहाड़ा। उसे ये ज्ञान हुआ कि वो सिंह है, वो शेर है, वो सियार नहीं है। तो कभी कभी इस तरह से शक्ति को जगाना पड़ता है, अपने होने का एहसास कराना पड़ता है। हम क्या हैं, हम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा तत्व को, उस शक्ति को जाने, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम सभी गीता की कहानी जानते हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से जब अर्जुन को मोह हो गया था तो कृष्ण ने उनको बताया था कि सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें करना क्या चाहिए। तो उनकी शक्ति का एहसास कराया था। गीता में कृष्ण ने 3-4 बार अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया था। हम उसकी तरफ नहीं जानते हैं, जाएंगे, आप लोग जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम सभी जान रहे हैं। तो अपने बच्चों को उनकी शक्ति का एहसास कराना ये जरूरी। देखिए, यह आवश्यक नहीं कि सभी बच्चे एक जैसे हों, सबकी अलग अलग रुचि होती है। मैं 4 भाई हूँ, सबकी रुचि अलग अलग है। मेरे परिवार में कोई हिंदी का विद्यार्थी नहीं था, कोई कवि नहीं था। कुछ कहीं से प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा रही होगी। मेरी माँ को कविताएं सुनने का शौक था, वो अपनी डायरी में कविताएं लिखती थी, दूसरों की कविताएं। तो मैं इस दिशा में आया, बाकी लोग दूसरी दिशा में गए। तो अपने बच्चों से, माता पिता, संरक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों की रुचियों को समझें, अपनी रुचियों को उनके ऊपर न थोपें। हो सकता है कोई बहुत बड़ा कवि बनना चाहता हो, बन जाए। कोई बहुत बड़ा चित्रकार हो, कोई कलाकार हो सकता है, कोई बहुत बड़ा गायक बन सकता है। ये आवश्यक नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और बने। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, अखबारों की खबरें बहुत दुखी करती हैं। बच्चे की जो क्षमता नहीं है, माता पिता उसको वो बनाना चाहते हैं और बहुत से बच्चे अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं। तो बच्चों की क्षमता को समझें और उनको उस दिशा में विकसित करें, बढ़ने दें, वो अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे। तो बच्चों पर अपनी इच्छाओं को न थोपा जाए। इस विद्यालय के बारे में मैंने 1.5-2 महीने पहले जाना था और उसके बाद से आज जो फिर मैंने अभी एक बार घूमकर इस विद्यालय को देखा है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो बुनावट है, इसकी जो संरचना है, इसका पुस्तकालय इतना समृद्ध है, इसमें जो लैब हैं, इसमें जो कंप्यूटर की व्यवस्था है, और जो अभी हम लोगों ने बच्चों के खेल देखे,
अभी बैठ करके हम लोगों ने जो देखा, इससे पता चला कि इन बच्चों में कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रतिभा है, और इन्हें सही प्रशिक्षण मिले तो ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से ये अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे, और ये 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे अपनी शक्ति का एहसास करा रहे थे, तो हमें यह बता रहे थे कि हमारा देश कितना संपन्न, कितना समृद्ध और कितना शक्तिशाली हो सकता है। इन बच्चों ने बड़ी उम्मीदें बनाई, तो उनके प्रशिक्षक और ये बच्चे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ये हमें लगता है कि देर से हम सभी बैठे हैं और लंबा भाषण कोई सुनना नहीं चाहता है, इसलिए मैं अपने को समेटता हूँ और इन बच्चों के लिए मैं अपनी 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। बच्चों से मैं बातें कर रहा हूँ कि फूल सा तुम खिलो, फूल सा तुम खिलो, हर चमन जीत लो, फूल सा तुम खिलो, हर चमन जीत लो, प्यार से सारी दुनिया का मन जीत लो। यह समूची धरा है तुम्हारे लिए, यह समूची धरा है तुम्हारे लिए, पंख खोलो, उड़ो और गगन जीत लो। आप में अपार संभावनाएं हैं, आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति का, अपनी प्रतिभा का, अपने समय का सदुपयोग करें। ये जो कुछ साल होते हैं अध्ययन वाले, ये बड़े कीमती होते हैं। अपने को हर तरह से समृद्ध करना है, अपने को शक्तिशाली बनाना है, जो हमारी परंपरा है। एक स्वस्थ मन में जो विवेकानंद की परंपरा है, हमारे जो रामकृष्ण परमहंस की परंपरा है, और हमारे राम की, कृष्ण की जो परंपरा है, हमारे महान पुरुषों की जो परंपरा है, वो ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की परंपरा है कि हम शक्तिशाली हों, अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, ज्ञानार्जन करें, हर प्रकार से जहाँ जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ वहाँ से अर्जित करें। सब्जी बेचने वाला और ऑटो चलाने वाला भी कहीं गुरु हो सकता है, जो बस का ड्राइवर है वो भी सिखा सकता है, कंडक्टर भी सिखा सकता है। तो सीखने के लिए लगातार तैयार रहें। हमारा ऋग्वेद कहता है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, विश्व से, संसार से कहीं भी हमें कल्याणकारी विचार मिले, उनको स्वीकार करना चाहिए। तो दुनिया में कहीं भी, इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इस संसार में जहाँ से भी ज्ञान मिले हम उस ज्ञान को आमंत्रित करते हैं। हमारा ऋग्वेद आमंत्रित करता रहा है, तो हम ज्ञान को आमंत्रित करें, हम शास्त्र से भी सीखें और हम लोक से भी सीखें, हम अपने जीवन से भी सीखें। बहुत सारी बातें हैं जिंदगी सिखाती है जो किताबों में नहीं लिखा होता है। वो है ना, वो निदा फाजली संभवतः कहते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों में को हटा कर देखो। सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो। तो ये जो जिंदगी है इससे भी सीखना चाहिए। बहुत सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती हैं। तो आप बच्चों को चाहिए कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारे जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं, जो प्रेम है, करुणा है, दया है, उदारता है, परोपकार है, विनम्रता है, सम्मान है, श्रद्धा है, ये जो जीवन मूल्य यही होते हैं, इन्हीं को हम जीवन मूल्य कहते हैं। इन्हीं के बारे में बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि हमारे मूल्य क्षरित हो रहे हैं। तो ये जो जीवन मूल्य है वो खतरे में है। हम किसी को जगह नहीं दे रहे हैं, हम किसी को भी धक्का मारते हुए, किसी को गिराते हुए, उसको कुचलते हुए आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो मूल्यों से हम भटक रहे हैं। तो इन सारे श्रेष्ठ मूल्यों को स्वीकार करते हुए, अपनी परंपराओं को जानते हुए, उसमें जो धारण करने योग्य है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वाम च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे।